अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। बुक का नाम है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेट वी ये वेक्टर स्पेस है हमारे पास। वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हमारे पास लेस देन इक्वल टू n है। ऐसे पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या होनी चाहिए n लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए टू गैदर विद द जीरो पॉलिनोमियल कि उसके साथ क्या होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो हमने डिटर्मिन क्या करना है, डिटर्मिन वेदर और नॉट w इज ए सबस्पेस ऑफ v के w हमारे पास उसकी सबस्पेस है या नहीं है। वेर w कंसिस्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड ऑल पॉलिनोमियल कि w जो है हमारे पास किसकी कंसिस्ट कर रहा है कि एक हमारे पास w भी जीरो पॉलिनोमियल है और ऑल पॉलिनोमियल और बाकी पॉलिनोमियल क्या होंगे हमारे पास। इस क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। एक क्या हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इंटीग्रल कोफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, फिर थर्ड है। हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास हम एक वेक्टर स्पेस V जो है वो लेंगे, पॉलिनोमियल लेंगे विद जीरो के साथ। हमने क्या ले लिया V को हमने क्या कह लिया, V एक हमने यहाँ से एक पॉलिनोमियल ले ली है V को हमने एक पॉलिनोमियल यहाँ से ले लिया। देखने के लिए हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि कौन सा पॉलिनोमियल लेना है। एक तो जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसमें देखने जीरो मौजूद है और अब तो सोन कहाँ तक है, n तक। V हमने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, W लेना है। W में क्या होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और डिग्री कहाँ तक होनी चाहिए, n तक। तो हमने ले लिया है, W को भी हमने ले लिया है। ये देखें आप, W भी हमने ले लिया है। a0 a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस अप टू 1। ये क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सबस्पेस का जो थ्योरम है वो लेते हैं और चेक करते हैं कि अगर वो होल्ड करते हैं तो हम प्रूव कर लेंगे कि ये क्या है, सबस्पेस है। हम इस W में से क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे। हमने दिया कि W में से दो एलिमेंट लिए, एक का नाम दिया हमने W1 और दूसरे का नाम दिया हमने W2। तो हमने W1 किसकी को लिया है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू xn तक। फिर इसी तरह हमने B वाला लिया है। B किसकी इक्वल है हमारे पास, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर और bmxn। यह a और ai और bi कहाँ से हमारे पास इंटीजर हैं और m क्या हमारे पास लेस देन n है। ये बात याद रखनी है कि ये कितने हमारे पास m तक है ना। तो हमने इसमें से दो सबसेट लिए हैं, एक W है और एक W2 है। तो ये क्या हमारे पास m क्या हमारे पास लेस देन n है कि इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास कम है और इसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास, इसमें एलिमेंट हमारे पास ज्यादा है। तो अब हमने दो क्या लिए हैं, दो हमने यहाँ से अब हमने दो क्या ले लिए, रियल नंबर ले लिए जो कि W के साथ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक W2 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ से अब आप देखें तो हमारे पास AW1 प्लस BW1 हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने A को हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, B को भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फिर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। तो यहाँ से हमारे पास W में क्या थे, W में हमारे पास कुछ इस तरह से एलिमेंट आ गए हैं। यहाँ से ये वाला जो नंबर है हमारे पास, इसका हमें कंफर्म नहीं पता, या इन दोनों के सम का हमें कंफर्म नहीं पता कि ये हमारे पास इंटीग्रल नंबर आएगा, क्योंकि जब हमारे पास एक नंबर जो ए है उसको हम किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मे भी वहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर आ जाए। रेशनल नंबर ऐसा होता है जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में लिख सकें। तो P/Q की फॉर्म में जब नंबर आ जाएगा तो वो फिर क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रल तो नहीं होगा। इंटीग्रल बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर ही होते हैं। तो इसलिए हमें ये एक बात कंफर्म नहीं पता कि ये हमारे पास इंटीग्रल नंबर आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं मे नॉट बी इंटीग्रल। ये नंबर क्या आ सकता है, इंटीग्रल नहीं भी आ सकता। तो इसलिए ये जो W है हमारे पास इज नॉट सबस्पेस है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट हम क्वेश्चन देख के आते हैं कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए। हमारे पास डिग्री उसकी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। W जो है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। देखें W हमने क्या दिया है, ये वाला W हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने W1 ले लिया है, एक W2 ले लिया हमने। तो दोनों हमने अलग अलग ले लिए हैं। तो एक W1 A0 A1x प्लस A2x के प्लस A3x 3 और W2 है हमारे पास B1x प्लस B2x के। तो हमने एक के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर B के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इनका आपस में सम किया है। तो ये क्या हमारे पास, ये वाले जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं विच इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा हमारे पास सबस्पेस ऑफ V होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल की बात नहीं की गई इस W में। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हमने पावर क्या लेनी है, इवन लेनी होगी। क्वेश्चन के तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, राइट ओनली इवन पावर ऑफ x ऑफ द डिग्री लेस देन इक्वल टू n। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। अब वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तो यहाँ से देखें हमने W ले लिया, वो लिया जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और x की पावर क्या हमारे पास इवन है। तो W1 ले लिया उसमें से और एक W2 ले लिया हमने, और उसके साथ हमने किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इन दोनों को सम किया है, तो ये चीज थी पॉलिनोमियल विद इवन पावर है। तो ये क्या होगा हमारे पास सबस्पेस ऑफ V होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेस दी वेक्टर, एक वेक्टर दिए हुए हमारे पास, ये इन R3 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। हमने इस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। हम एक वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्या होता है, एक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास इसका फार्मूला कि V कैपिटल इक्वल टू A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 आप तो समान। अगर हमारे पास और भी वेक्टर होते तो ये साथ लिखते। तो यहाँ पे V हमारे पास किसी को होता है A V1 प्लस B V2 प्लस C V3। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह हमने वेक्टर लिखे हैं।
तो आप देखें कि हमारे पास वेक्टर हमने ये वाला वेक्टर इधर लिखा है कि एक कैपिटल वी की इक्वल है, ये लिख दिया हमने कैपिटल वी की इक्वल, और ए के साथ हमने ये वेक्टर लिखा है v1, बी के साथ ये वेक्टर लिखा है और सी के साथ ये वाला वेक्टर लिखा है। आप लोग देख लें, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब वेक्टर के, बी को मल्टीप्लाई और सी को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये वाला वेक्टर जो कम्बिनेशन लिखा हुआ है ये 2 की इक्वल होगा, और ये जो कम्बिनेशन लिखा हुआ है -5 की इक्वल होगा, और ये जो कम्बिनेशन लिखा हुआ है ये हमारे पास 3 की इक्वल होगा। तो देख लें हमारे पास इसी तरह नीचे लिखा गया है। अब हमने क्या करने हैं, अलग अलग हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/3, 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 2 के साथ। अब जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बस ये फॉर्म बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू 6 आ जाएगी ये इक्वेशन। और जब ये हम 2 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से -4b प्लस 6b क्या आ जाएगा हमारे पास, -2b और प्लस 2e आ जाएगा हमारे पास, और -5c प्लस 3c माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 2c इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। यही बात नीचे लिखी हुई होगी, आप देख लें मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। इन दोनों को ऐड किया है तो 2b - 2c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई 1/2 और सब्ट्रैक्ट किया हमने किसको, 3 से। तो यहाँ से हमारे पास 5b - 5c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को अब हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। 4 और 5 को सॉल्व हम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, देखें b - c है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो -b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 1/2 - 1/5। तो ये क्या आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 0 की इक्वल बन जाता है। मगर ये कांस्टेंट नंबर जो आ रहा है 0 की इक्वल तो नहीं आ सकता, सही बात है। From 1 and 4 and 5 we cannot find the value of b, thus ये जो वेक्टर है cannot be expressed as linear combination of these vector। अगर हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते तो हम इस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू a b c की वैल्यू a b और c हम फाइंड नहीं कर सके, तो हम इस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। अब देख लें हमारे इसकी वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर सके। आप देखें यहाँ से कि हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आई है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आई है। अगर इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 0 इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 - 1/5। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -3/10। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 से नहीं हो सकता, तो इसलिए हम a और b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए विल द वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है हमारे पास इन R3 बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन दो वेक्टर के k की किस वैल्यू के ऊपर हम इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन
की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो हमें अभी स्टडी करके आए हैं कि एक वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो हमने इस वेक्टर को इसी तरह इसके कॉम्बिनेशन में लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास a v1 प्लस b v2। तो यहाँ ये वेक्टर किसकी इक्वल है, कैपिटल V के। तो यहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे v1 की और यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट कर दी है। a के साथ मल्टीप्लाई किया, b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, ऐड करने के बाद हमने इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया है कि हमारे पास ये वाला वेक्टर का जो एलिमेंट है किसकी इक्वल है, इसके, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो अब हमने सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, आप देख लें कि b की वैल्यू हमारे पास -2 और -b क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें a की वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास k जिस वैल्यू से हमें फाइंड करना है उसमें a और b दोनों मौजूद हैं। तो b की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखें, तो b की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में करेंगे तो 2, यहाँ से देख लें कि b की जगह हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ये 2 लगाया हमने, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 3a प्लस 4, यहाँ से देखें 3a प्लस 4 इक्वल टू 1। तो 3a इक्वल टू -3, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो हमारे पास -2 इंटू -1 -5 इंटू 2 इक्वल टू क्या है, k है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 -10 इक्वल टू k। तो यहाँ से -8 क्या आ जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू आ जाएगी। वही बात यहाँ पे हमने प्रूव की है। सो फार k इक्वल टू -8 the vector is a linear combination of these two vector। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्या है, u एंड w भी है सब स्पेस ऑफ R3। u और w क्या हमारे पास सब स्पेस ऑफ R3 है, डिफाइंड u भी किया हुआ है हमारे पास डिफाइंड, और v भी डिफाइंड है हमारे पास। तो हमने क्या आपको करना, शो करना है कि R3 इक्वल टू क्या हमारे पास, u का डायरेक्ट सम w। इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट सम। इसका भी हमने डेफिनेशन की थी। अगर आप इसकी डेफिनेशन डिटेल के साथ करना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट से वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका लेक्चर मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। 6.1 से पहले जितने भी हमारी एग्जाम्पल हैं और हमारे टॉपिक्स हैं उनके सॉल्यूशन, उनके लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। तो हमने क्या टू शो करना है, R3 इक्वल टू क्या हमारे पास u का u डायरेक्ट सम ऑफ w। वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमने कि इनका डायरेक्ट सम करो तो हमारे पास R3 आए और इंटरसेक्शन लो तो हमारे पास 0 सेट आए। खाली सेट से कहते हैं हम, इसे 5 भी कह सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे इसकी में 2 कंडीशन प्रूव करनी होगी। तो हमारे पास u सेट क्या है हमारे पास x y z, और इसमें क्या है कि x इक्वल टू y इक्वल टू z, और w क्या हमारे पास 0 y z और y किससे और z किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, R से बिलोंग कर रहे हैं। ये हमें गिवन है।
ये u भी हमें गिवन है और w भी हमें गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, इसका दोनों का सम लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास देखें x इक्वल टू वाई इक्वल टू v है, तो हम लिख सकते हैं r के एलिमेंट को इस तरह, R3 के एलिमेंट x y z R3 में अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, अब सम करें, क्योंकि हम इस बात को लेकर चल रहे हैं, हम इस बात को लेकर चल रहे हैं, ये वाली बात कि R3 इक्वल टू u प्लस w है। और R3 हमारे पास किसकी इक्वल है, R3 हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास x y z होते हैं R3 में। तो R3 क्या होगा हमारे पास, R3 हमारे पास x y z, तो u के एलिमेंट हमारे पास डिफाइंड है, ये वाले हैं, और w के भी एलिमेंट हमारे पास डिफाइंड है। तो R3 हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास R3 क्या है, मैं कहता हूँ R3 में हमारे पास x y और z है। R3 में मेरे पास x y z है, R3 इक्वल टू x y और z, और u के एलिमेंट हमारे पास ये वाले मौजूद हैं और w के एलिमेंट ये वाले मौजूद हैं। अब हम पहले ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया, x y z हमारे पास किसमें R3 में मौजूद है, तो x r ले लिया, जहाँ पे ये वाली क्या है हमारे पास r है, ये क्या हमारे पास u है, ये क्या हमारे पास w है। इनका आपस में क्या किया, हमने सम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लें कि हमारे पास ये क्या है, R3 इक्वल टू u प्लस w। तो R3 की वैल्यू ये लगाई है हमने, तो और u की वैल्यू हमें पता है कि x की किसकी इक्वल है, x y किसकी इक्वल है x के, और z किसकी इक्वल है x के। और हमने क्या किया है, यहाँ पे w की वैल्यू क्या हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास w किसकी इक्वल है, पहला एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 है, और दूसरा एलिमेंट क्या हमने किया है कि y में से हमने क्या कर दिया है, x को निकाल दिया है, y में से हमने क्या कर दिया, x को निकाल दिया, और z में से भी हमने क्या कर दिया है, x को निकाल दिया है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये बात हमारे पास तब भी आएगी कि हमें x y z को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, u के तमाम एलिमेंट ले लिए हैं। और मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, आपको इस समझने में आसानी आ जाएगी कि आप देखें हम इस वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमने क्या किया है, x लिए हैं और 0 y माइनस x और z माइनस x। अगर इन तीनों को सम करें तो हमारे पास x आएगा और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ y आएगा, क्योंकि y माइनस x प्लस x होगा ये वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और z माइनस x, उसमें जब x प्लस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ z आ जाएगा। तो हम इस वेक्टर को इसके डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R3 क्या होगा, हमारे पास सब सेट आएगा u प्लस w का। कन्वर्सली आप क्या करना है, हमने u किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास u से, और w किससे बिलोंग कर रहा है, w से। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस y और x प्लस c। तो ये तमाम एलिमेंट हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, R3 से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम R3 में हम किसी भी वेक्टर को आपस में सम कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास u प्लस वैल्यू सबसेट कहलाएगा R3 का। तो यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो क्या होना चाहिए, L0 से 5। तो अल्फा हम कहते हैं कि इनके इंटरसेक्शन में मौजूद है, अल्फा फिर दोनों में मौजूद होगा। तो x हमारे पास जब 0 है तो y हमारे पास क्या है, ये तो ऐसे कंपेयर किए हुए हैं हमारे पास है, x हमारे पास y के इक्वल है और x हमारे पास z के इक्वल है। x हमारे पास 0 है तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x y z क्या आ जाएगा 0। तो अल्फा क्या आएगा हमारे पास फिर 0 0 0। R3 क्या कहलाएगा हमारे पास, इसका डायरेक्ट सम कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर जनरेटेड बाय R3। हमने शो करना है कि ये वेक्टर क्या है, क्योंकि किसी एक वेक्टर के साथ जनरेट किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही लीनियर कॉम्बिनेशन वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। हमने कहा है कि एक इन जनरल ले लिया है कि सपोज R3 में से एक सेट है, तो उनको ये वाला सेट इस तरह जनरेट किया जाता है कि ये जो सेट है हमारे पास, इसको जनरेट करेंगे हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो हमने इन सेट को क्या किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, a को मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर हमने इनको कंपेयर कर लिया है। अगर हमारे पास a और b और c की वैल्यू इन टर्म ऑफ x y z हमने निकाल ली, तो ये सेट क्या कहलाएगा हमारे पास, हम कहेंगे कि हमने इस सेट को जनरेट कर लिया है। तो हमने a की वैल्यू x निकाल ली है, तो यहाँ से b की वैल्यू y माइनस 2x निकाल ली है और c की वैल्यू भी x माइनस 2y प्लस z निकाल दी है। तो ये वैल्यू हमने a b c की जगह पुट कर देनी है। हेंस गिवन वेक्टर जनरेटेड बाय R3, ये जो वेक्टर हमने किया है ये क्या है, जनरेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आप देख लें, सेम इसी तरह है। हमने a और b c d की समान वैल्यू निकाल ली है, तो हमने कहा कि हेंस गिवन वेक्टर जनरेटेड बाय R3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि रिटर्न वेदर दिस सेट, ये हमारे पास सेट है, ये क्या हमारे पास स्पेन सेट कर रहा है। स्पेन सेट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है। अगर आप स्पेन की डेफिनेशन स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से डिटेल के साथ उसे स्टडी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इसकी जो स्पेनिंग सेट है इनको क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रखेंगे। एक इन जनरल हम सेट लेंगे, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद हम हर एक को इन टर्म ऑफ एक्स वाई सी में निकाल लिया, तो हम कहेंगे कि ये सेट क्या होगा, हमारे पास स्पेनिंग सेट होगा। बस यहाँ से देखें हमारे पास इक्वेशन 2 और 4 को देखें, तो अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास a और b क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। हेंस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ a b से सेट, ये क्या है, दैट नॉट स्पेनिंग सेट। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते a b और c की वैल्यू निकाल लेते तो ये सेट क्या कहलाता, स्पेनिंग सेट कहलाता। तो यहाँ से वही कंडीशन जो अभी लास्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन किया था कि हमने a b c की वैल्यू नहीं फाइंड कर सके थे, तो हमने कहा था कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये स्पेनिंग सेट भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अगर आप माइनस करें तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास z माइनस x माइनस y क्या इक्वल टू 0 हो जाएगा, मगर ये 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमारे पास वेक्टर है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। शो दैट टी वाई वी प्लेन हमारे पास गिवन है, W इज स्पेन बाय 0 1 1 एक वेक्टर है, और एक क्या हमारे पास वेक्टर है 0 2 -1 और सेकंड वेक्टर है। तो अब हमने W क्या लेना है 0 y v। ये हमारे पास वेक्टर गिवन है, बिलोंग्स टू W का रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इससे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, फिर हम a b को इस इन टर्म ऑफ x y z निकालेंगे। x तो यहाँ पे 0 है, तो हमने b की वैल्यू निकाल ली है और a की भी वैल्यू निकाल ली है। तो हेंस ये वाला वेक्टर ये क्या वाई वी प्लेन के ऊपर स्पेनिंग सेट है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट वो भी आप देख लें कि हमने इसको वाई वी प्लेन के ऊपर चेक कर रहे हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास इनको सॉल्व किया, बी की वैल्यू निकाल लिया हमने, बी की वैल्यू निकालने के बाद सी की वैल्यू निकाल ली है। तो ये भी क्या हमारे पास स्पेनिंग सेट है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ए तो हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ से हमने पहले इसकी बी की वैल्यू निकाली है, बी की वैल्यू के बाद हमने सी की वैल्यू निकाली है। और क्योंकि ए हमारे पास इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ से देखें तो यहाँ से इधर भी क्या था हमारे पास ए था, तो यहाँ से ये वाला फंक्शन क्या था हमारे पास 0 था, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 0 है। इसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया और हर इन टर्म ऑफ ए बी और सी को इन टर्म ऑफ एक्स वाई वी निकाल लिया है। तो ये सेट क्या कहलाएंगे, हमारे पास स्पेनिंग सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सबस्पेस W of R is generated by the each of the following set of the vectors। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर W is defined by the vector 1 -3 5। ऐसे ही काम करना है जैसे अभी हमने काम किया है लास्ट लेक्चर में।